एक नाम जो हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, उसको देखकर लोगों को एक चीज़ समझ में आता है कि या तो कास्ट बेस सोचते हैं या एज ए ग्लोबल लीडर सोचते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं, ये व्यक्ति ने कितनी सोसाइटी में चेंज किया। और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी अच्छे चीज़ के काम के लिए एक सोसाइटी, एक तबका किसी बनाई गई पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है? यू नो दैट फॉर एग्जांपल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पीछे कई सारी कहानियाँ हैं। कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान की दर्जा दिया, बट इसके पीछे की जो थ्योरी है उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश भी करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान से समझिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लाइफ के बारे में पूरी दुनिया को पता है। लगभग सारे साइट्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सारे टेलीग्राम से लेकर सारे साइट्स पे लगे हुए हैं। और आज चूँकि 14 अप्रैल 2026 है, बाबा साहब आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 महो में। और उनकी जीवन से जुड़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ग्रेजुएशन किया, पहले ऐसे अपने कास्ट के वो एक स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 12th पास किया, हाई स्कूल पास किया, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन पास किया है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर इंग्लैंड जाकर इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, रिसर्च किया। एंड फिर उन्होंने एक बुक लिखा, द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीस 1923। द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीस मतलब इस देश की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिकल सिस्टम थी, इसके चीज़ों के बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको एक्सप्लेन किया। और उन्होंने बताया बिकॉज इंडिया के पास उस टाइम के दौरान जबकि ये बात है, उस समय भारत की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू इक्वल होती थी चांदी यानी सिल्वर के अकॉर्डिंग। एंड देन अदर कंट्री जो थी उनकी वैल्यू करेंसी की बढ़ रही थी। इंडिया जो है हमेशा महंगाई, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था, इसे क्लियर नहीं हो पा रहा था। एंड देन ये चीज़ें जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज़ बुक में ये चीज़ें मेंशन किया है क्लियरली कि इंडिया को करेंसी के इक्वल में हमें गोल्ड रखना चाहिए, ठीक है। एंड उन्होंने प्राइवेट या अपने खुद की इंडियंस बैंक के लिए सजेशन किया था। इसको नेहरू जी ने बाकायदा सपोर्ट भी किया था। एंड देन 1935 में आरबीआई की गवर्नमेंट जो अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसको आरबीआई की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी देती है। और 1935 में 1935 में क्या हो जाता है कि आरबीआई की स्थापना भी कर दिया जाता है इंडिया में। एक बुक थी उनकी, मैंने पीछे डिबेट मतलब ये चीज़ें बताया है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज़ में इसको चीज़ें मेंशन किया गया है। एंड देन आफ्टर दैट चूँकि ये स्टोरी सबको पता है कि वाज अ फाउंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 14 अप्रैल मतलब पूरे देश में हर एक कोने कोने में उनको मनाया जाता है। कुछ लोग इनको प्रतिद्वंदी के तौर पे देखते हैं, लेकिन उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या दिया इसके बारे में बेसिक चीज़ें हमें जानना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया SC/ST को ही, कई सारी चीज़ों में उनको नौकरी में रिजर्वेशन या अन्य चीज़ें दिया। उन्होंने हिंदू कोड बिल की व्यवस्था, मतलब जो कोड बिल भी लाए थे जब आज़ाद हुआ था हमारा देश। आज़ाद होने के बाद जब पहली बार वो लॉ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने हिंदू कोड भी लाया था। उसमें क्या था कि जैसे हिंदू महिलाओं में, हिंदू सिस्टम में कई सारे तमाम प्रकार की कस्टम्स थी, रिचुअल्स थी जो कि बेटर नहीं था, जैसे विडोज़ रीमैरिज, ठीक है। और उसमें और वुमेन्स एजुकेशन की चीज़ों को लेकर आते हैं, ठीक है। और फीमेल्स को जो वाइफ होती हैं, पत्नियां होती हैं, उनके लिए राइट्स लेकर आते हैं। और एक व्यक्ति को सिंगल विवाह मैरिज की लॉ लाते हैं। बट उसके अगेंस्ट कुछ सोसाइटी के उस टाइम पीरियड में जो कुछ संगठन थे जो पूरी तरीके से विरोध किया था। इसलिए सिर्फ विरोध किया था कि उनके धार्मिक तरीके से धार्मिक चीज़ों को आहत किया जा रहा है। तो सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड उन्होंने इस चीज़ को न देकर इसी सिर्फ टॉपिक पर उन्होंने क्या कर दिया था, अपने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। तो एक तरीके की ये चीज़ें देखने को मिलती है। वो एक गहन चिंतक व्यक्ति थे, सोसाइटी के उस तबके से आते थे जहाँ पर लोगों को एक ऐसे नज़रिए से देखा जाता था जिसका ऐसे सोचा जाता है कि नहीं लास्ट है, गालियों का यूज़ करना, यहाँ तमाम प्रकार की चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सोसाइटी को एक उच्च लेवल तक पहुँचाया। आज फॉरेन में कोलंबिया हो या
अदर जो भी कंट्रीज़ हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक रिस्पेक्टफुल नज़रिए से उनको देखते हैं। और चूँकि सोसाइटी की अगर बात कर ले तो उन्होंने सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की बात की, बट एज ए रिजर्वेशन मतलब उनका ये इंटेंशन नहीं था बिल्कुल भी कि रिजर्वेशन देकर ये चीज़ें करो। उन्होंने ओबीसीज़ हो, एससी एसटी हो या जनरल के भी जो मेंबर्स थे उनको भी ये चीज़ें किया। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ये लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जाता है कि उन्होंने सिर्फ इन सोशल वर्क क्या बोलते हैं सोसाइटी की जो वो तबका था जो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में नहीं था उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लाई। उन्होंने वीमेंस के लिए रिजर्वेशन दिया। उन्होंने तमाम प्रकार की चीज़ों को देखा और डायरेक्टली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब की किसी भी व्यक्ति से पर्सनली कोई लड़ाई नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, ठीक है। उन्होंने क्लियरली अपने शब्दों में इस चीज़ को मेंशन किया है। उनको किसी भी पर्टिकुलर कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। एंड देन बाबा साहेब ये जो नाम है ना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। एक ऐसे व्यक्ति हैं भारत के लिए जो उनको हम कास्ट से या किसी ऐसे चीज़ों से ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर कास्ट से देश के लिए क्या किए नहीं किए। आपके सामने मैंने ये चीज़ें हिस्ट्री के लिए रख दिया, इकोनॉमिक्स चीज़ों को रख दिया, सोसाइटी की वो जो भी रिचुअल्स थे, जो कस्टम्स थे, जो कि आज डेट में अब सबके घर में फीमेल्स होती हैं, सबके लिए बेनिफिट है कि नहीं ये चीज़ें जो है बेटर कर गए। तो सो दैट वाज बी आर अम्बेडकर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड हु वाज अ फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी कंपेयर हम किसी से नहीं कर सकते हैं। रिस्पेक्ट दैट पर्सन। थैंक यू।